वेलकम टू ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी। माई सेल्फ सीमा। और जैसा कि हमने 11th की एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी है और उसका फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। पहला टॉपिक कौन सा था? समय की शुरुआत से। ठीक है, तो वो हमने 2 पार्टों में कंप्लीट कर लिया। ये सेकंड जो टॉपिक है ये लेखन कला और शहरी जीवन, तो राइटिंग आर्ट और अर्बन लाइफ। ठीक है, तो ये सेकंड टॉपिक रहेगा। आपका कोई भी एग्जाम है, DSSS है, KVS है, NVS है, HTET है, यहाँ तक कि UPSC का एग्जाम भी क्यों ना हो, आपको NCERT कवर करनी होती है 11th 12th वाली PG एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा लेखन कला और शहरी जीवन। शहरी जीवन की शुरुआत बता दीजिए अब कहाँ से होती है? मेसोपोटामिया से। सीधा क्वेश्चन, मेसोपोटामिया कहाँ पड़ता है? फ्रात और दजला नदी के बीच। ये रही आपकी फ्रात और दजला नदी। ठीक है, तो जैसे हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता पढ़ते हैं, तो कौन सी रहेगी? मेसोपोटामिया। मतलब जब भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसके साइड बाय साइड या उसके सिमिलर जो सभ्यता चल रही थी वो मेसोपोटामिया थी। ठीक है, जैसे हमारी सभ्यता का नाम हड़प्पा था, उनकी सभ्यता का नाम मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता माना जाता है। ये किन दो नदियों के बीच पड़ती है? फरात और दजला। जैसे हम हड़प्पा को पढ़ते हैं कि सिंधु नदी, रावी नदी के आसपास थी, तो मेसोपोटामिया फरात और दजला नदी के बीच में स्थित। और आजकल जो ये एरिया है वो इराक गणराज्य का हिस्सा है। और जो इनका लाइफस्टाइल था काफ़ी संपन्न था, काफ़ी रिच था, एकदम शहरी लाइफस्टाइल था, विशाल समृद्ध साहित्य थे और गणित खगोल शिक्षा के लिए काफ़ी फेमस माना जाता था मेसोपोटामिया। यहाँ की लेखन प्रणाली और साहित्य ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनका भी। ये भी जो लेखन प्रणाली है वो यहीं से स्टार्ट होती है, फिर सभी एरियो में फैल जाती है, धीरे धीरे और एरियो में भी फैली गई। तो यही बता रहा है कि धीरे धीरे ये सीरिया है 2000 के बाद फैला इसमें। ठीक है, उसके बाद मिस्र के फराओ के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि पढ़ी लिखी जाने लगी। मतलब धीरे धीरे मेसोपोटामिया से निकल के आसपास के एरियो में इसकी लिपि पढ़ी जाने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर यह जानना चाहोगे कि लेखन की सतत परंपरा की क्या क्या प्रतिफल प्राप्त है। मतलब कह रहे हैं कि हम लेखन की जो स्टार्टिंग है वो यहीं से करेंगे, आगे इसका क्या रिजल्ट निकला, कहाँ तक फैली, फिर वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं सेकंड पैराग्राफ में। इसमें क्या रहा है कि अभिलेखित इतिहास, हम पहले इसमें पढ़ते हैं। अभिलेखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरी के दक्षिण भाग को और अक्कद कहा जाता। देखिए, ये कह रहा है कि जब स्टार्टिंग के इतिहास में जो हमें लिखा हुआ मिला है ना, उसमें क्या पता चला कि जो इसका शहरी एरिया था, ठीक है, वो कहाँ मिला? वो इसके साउथ एरिया में मिला। ठीक है, जो इसका साउथ एरिया था उसको सुमेर और अक्कद के नाम से ना जाना जाता था। जैसे हम अपना साउथ ऐसे पढ़ते हैं ना, तो हम इनके साउथ को भी ऐसे पढ़ लेते हैं। तो इनका जो साउथ वाला एरिया है, दक्षिणी भाग वाला एरिया है, तो उसको ये सुमेर और अक्कद के नाम से जानते। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि स्टार्टिंग में मेसोपोटामिया के साउथ वाले एरिया दक्षिण भाग को किस नाम से जानते जाता था? सुमेर और अक्कद के नाम से। ठीक है, 2000 जब 2000 ईसा पूर्व यहाँ पे एक नया शहर बन गया। कौन सा? बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन आपने सुना होगा, जब सिकंदर वाला टॉपिक पढ़ते हैं उसमें बेबीलोन पढ़ते हैं। तो बेबीलोन जब यहाँ शहर बन गया तो इस वाले एरिया को बेबीलोन एरिया बोला जाने लगा। ठीक है, बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ठीक है, तो पहले तो सुमेर और अक्कद बोला गया, उसके बाद इसको बेबीलोनिया बोला गया। धीरे धीरे असीरियाई ने इस पर अटैक कर दिया। इसके उत्तर वाला जो एरिया था ना, उस पर किसने अटैक कर लिया? असीरियाई ने। तो उत्तर वाले एरिया को क्या बोला जाने लगा? असीरिया एरिया बोला जाने लगा। ठीक है, उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन या सुमेरी बोली जाती थी। तो जो मेसोपोटामिया है ना, इसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो सुमेरियन या सुमेरी थी। मैंने अभी आपको बताया कि इसकी सभ्यता का नाम सुमेरियन सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज सुमेरी थी, तो इसी नाम से इस सभ्यता को सुमेरी सभ्यता भी बोला जाने लगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो लैंग्वेज आई वो सुमेरियन आई। धीरे धीरे 2400 के आसपास यहाँ पर अक्कदी लोग रहने लगे। जो हमने यहाँ पढ़े ना, ये अक्कदी वाले लोग, अक्कदी भाषा के नाम से जाना जाने लगा। ये जो अक्कदी भाषा ये सिकंदर के टाइम पे काफ़ी फली फूली, मतलब काफ़ी जो इसने रोल अदा किया वो सिकंदर के टाइम पे किया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अक्कदी भाषा ना जो है ये सिकंदर के टाइम पे कौन सी भाषा काफ़ी फली फूली? अक्कदी थी, सुमेरियन थी, हिब्रू थी, अरमाइक थी। ठीक है, तो सिकंदर के टाइम पे अक्कदी भाषा की, ऐसे याद करना, सिकंदर बड़ी अकड़ में रहता था, तो लैंग्वेज कौन सी थी? अक्कदी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे एक भाषा आई अरमाइक भाषा।
ठीक है। तो वो तीसरे नंबर पे कौन सी भाषा की, अब अरमाइक भाषा ने अपना रूप ले लिया यहाँ पे। ये भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। अब क्वेश्चन पूछे हिब्रू से मिलती जुलती कौन सी भाषा थी आपकी, अरमाइक थी, आपकी अक्कद थी, आपकी सुमेरियन थी। तो कौन सी रही थी, ये आपकी लैंग्वेज रही थी अरमाइक, ठीक है। और धीरे धीरे इसने व्यापक रूप ले लिया और आखिर में यही कुछ भागों में काफ़ी एरिया में बोली जाने लगी। देखो ये क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में सुनना इसकी बात कि जो अभिलेख है इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है। ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें देखिए, इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि जो स्टार्टिंग है ना वो अभिलेखित इतिहास में क्या पता चला है कि जो इसका दक्षिण भाग था ना वो नाम सुमेर और अक्कद नाम से जाना जाता था, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे इसका नाम चेंज होने लगा। क्या होने लगा, पहले इसका नाम सुमेर और अक्कद बोले जाने लगा, उसके बाद इसको बेबीलोनिया बोले जाने लगा, उसके बाद इसको असीरिया बोला जाने लगा। धीरे धीरे लैंग्वेज भी चेंज होने लगी, पहले सुमेरी भाषा बोले जाने लगा, ठीक है। अक्कदी आगे तो अक्कदी भाषा, सिकंदर के टाइम पे अक्कदी भाषा थी, उसके बाद अरमाइक भाषा और जो बड़े रूप में जो फैली वो अरमाइक लैंग्वेज थी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया की जो खोज है इसमें क्या कह रहा है, 1840 में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। मेसोपोटामिया की खोज है 1840 में स्टार्ट हो गई थी। जैसे अपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं अभी, वो कब स्टार्टिंग हुई, फिर हड़प्पा की खोज किसने की, उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज, तो इनका जो एडजेक्ट है वो 1840 में स्टार्ट हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो खोज है ना उनके बहुत लंबे टाइम तक चली, किसी एक एक एरिया पर काफ़ी लंबे टाइम तक खोज चली है। और भारत में ऐसा किसी भी साइट पर इतनी लंबे टाइम तक खोज नहीं चली है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ आभूषण वगैरह मिले इस पैराग्राफ में, मैं आपको बता देती हूँ। और यूरोप वालों ने क्या किया, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। मेसोपोटामिया की खोज में यूरोप वालों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि उनकी बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा लिखा हुआ था कि कहीं ना कहीं उनके पूर्वज यूरोप वालों के जो पूर्वज हैं ना वो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया से आए हैं। और देखो अब हमारे अगर पूर्वज बताए जाएंगे कि कहाँ से आए तो हम भी अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो यूरोप वालों ने इनमें पूरा इंटरेस्ट दिखाया, इनकी खुदाई की, ठीक है। और ये उनकी बुक में लिखा हुआ, उनकी बुक थी एक ओल्ड टेस्टामेंट और बुक ऑफ जेनेसिस, उसमें सिमार वर्ड मिला इन्होंने, यूरोप वालों ने सिमार वर्ड मिला है और जिससे ये सिमार का मतलब होता है सुमेर या सुमेरियन, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा पता चला कि जो वर्ड है ना ये हमारे बाइबल में लिखा हुआ है सुमेरियन, ये तो मेसोपोटामिया को बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर बाइबल में इसका जिक्र है तो हमारे पूर्वजों का भी मेसोपोटामिया से कोई ना कोई रोल है। तो वो उन्होंने पूरा इंटरेस्ट इसमें लिया। उसके बाद 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र के ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा, मैं बताती हूँ क्या था, ब्रिटिश वालों ने क्या किया, उनके म्यूजियम ने कहा कि भी आप ऐसा करना कि फ्री में आप उनसे कोई पैसा नहीं लेना, मेसोपोटामिया से जो भी खर्चा होगा हम देंगे और खोज करो भाई, जितना जो कुछ भी निकले वो ढूंढ के निकालो कि क्या कुछ उनके पुराने टाइम की चीज़ें जो भी निकालो बस। तो कुल मिला के ये बात थी कि इन पर जो रिसर्च किया ज़्यादातर मेसोपोटामिया पर यूरोप वालों ने किया, अपने खर्चे से किया। और स्टार्टिंग कब हुई वो याद रखना, ठीक है। स्टार्टिंग होती है 1840 में, धीरे धीरे 1873 में फिर इस पर खोज होनी दोबारा स्टार्ट होगी है। तो ऐसे चलता रहता है। 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी सत्य नहीं है। तो ज़्यादातर ये मानते थे कि जो बाइबल में लिखी है कहानी ज़्यादा सत्य नहीं है, बट उसकी बात सत्य तो है, बट वो अपने तरीके से प्रेजेंट करती हैं चीज़ों को, पुराने कथाओं के आधार पर, साहित्यिक कथाओं के आधार पर वो अपने तरीके से प्रेजेंट करती है चीज़ों को, ठीक है। और इसमें एक कहानी लिखी है जल प्लावन की कहानी, बाइबल में एक कहानी लिखी है जल प्लावन की कहानी, याद रखना। वो जल प्लावन की कहानी किससे रिलेटेड लिखी गई है, वो मेसोपोटामिया से लिखी। मतलब क्या है इसका, ये कहानी है यहाँ पे पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि वहाँ पे क्या था कि पूरी जल प्लावन आ गई थी, पूरे पानी पानी आ गया था। तो वहाँ भगवान ने एक बंदे को भेजा था और बंदे का नाम था नोहा। उसने एक बड़ी सी नाव बनाई, उस नाव में हर एक जोड़े को, मतलब हस्बैंड वाइफ को, ठीक है, शेर शेरनी को, और क्या होता है मतलब जो भी कपल जोड़ा होता है किसी का भी है, हाथी हथनी इस टाइप के जोड़े होते, और उन सब एक एक जोड़े को, एक एक कपल को, चाहे पशु है चाहे पक्षी है चाहे इंसान है, अपनी नाव में रख लिया। बाकी जब सब भाड़ में, ठीक है, तो उन्होंने अपनी नाव में रख लिया। कुल मिला के भाई धरती दोबारा से नष्ट ना हो, एक एक जोड़ा रख लिया जाए, आगे फिर अपने आप से दुनिया चल पड़ेगी। तो उसने क्या किया, उन सब लोगों को रख लिया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग बच जाते हैं और बाकी सब पृथ्वी नष्ट हो जाती है। तो उसको, जो वो इंसान था जो नोआ नाम का, उसको एक तरह से भगवान, जिसका मुख्य पात्र ज्यूशूद्र या उतना पिस्टम बोला गया, ठीक है। मतलब इस कहानी का मुख्य पात्र
ज्यू शूद्र और उतना पिस्टम बोला गया। बस ये नाम याद रखने की कहानी के मुख्य पात्र कौन माने गए, ज्यू शूद्र। और एक किस आदमी को भेजा गया, नोआ को। ठीक है, उसने क्या किया, बड़ी सी नाव बनाई और लोगों को बचा लिया। बस ये चीज़ें, ये बाइबल के अंदर जल प्लावन की कहानी है, एक बार आप भी पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जो हम मेसोपोटामिया पढ़ रहे हैं ना, इसको खंडरों का साम्राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों से नष्ट होके बार बार चीज़ों को बर्बाद करके फिर दोबारा बनना, वो वाली चीज़ें थी। तो इसको क्या बोला जाता है, खंडरों का शहर भी बोला जाता है। तो मेसोपोटामिया और उसका भूगोल पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। मेसोपोटामिया और उसके भूगोल में क्या था कि ये मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की जलवायु रही है। हरे भरे और ऊंचे ऊंचे मैदान हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और यहाँ स्वच्छ झरने बहते हैं। अच्छी मात्रा में जंगली फूल है, वर्षा होती है। 7,000 में यह क्या था, 7,000 से 6,000 के बीच, जैसे हमने पढ़ा ना, खेती स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ यहाँ पे भी 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच खेती स्टार्ट हो जाती है। उत्तर की भूमि जहाँ स्टेपी घास, यहाँ की जो घास उसको क्या बोला गया, स्टेपी घास। ठीक है, पशुपालन भी होते थे, आजीविका के अच्छे साधन थे, वर्षा भी होती थी, भेड़ बकरियाँ, छोटी छोटी झोपड़ियाँ, घास फूस, वो सारी चीज़ें थी। दजला नदी, उसकी सहायक नदियाँ सिंचाई करती थी, और फ्रात नदी की जो सहायक नदियाँ वो क्या करती थी, सिंचाई करती थी, और अच्छी खासी खेती हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद यही चीज़ें हैं कि नदियों से ही पानी आता था, बारीक मिट्टी, ये मिट्टी को बहा कर लेकर आती थी, वो उपजाऊ मिट्टी होती थी, उसके अकॉर्डिंग ही कृषि होती थी। तो ये चीज़ें बहुत ही ईजीली है, हम ईजी से पढ़ सकते हैं। फिर क्या है कि क्या क्या फसलें रही है आपकी, गेहूँ, जो मटर मसूर खेती आदि खेती हुआ करती थी। ठीक है, छोटी छोटी घास हुआ करती थी। गर्मियों में खजूर पेड़, खूब सारे पिंड खजूर जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें होती थी। मतलब ये सारी मेसोपोटामिया की बहुत पुराने टाइम की बात है, हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पहले की बात है। ये सारी इतनी सारी खेती हुआ करती थी, ये सब चीज़ें थी वहाँ पे। अब है शहरीकरण का महत्व। अब ये शहर, मेन तो मुद्दा यही है ना भाई, हम शहर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शहरीकरण का क्या महत्व है, क्या कुछ चीज़ें यहाँ रही है, शहर कैसे बने, तो वो पढ़ते हैं। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों को रहने के ही स्थान नहीं होते। ये क्या कह रहा है कि शहर का मतलब, नगर का मतलब वहाँ ये नहीं था कि बहुत सारी संख्या में लोग रह रहे हैं तो वो शहर बन गया, नहीं। अर्थव्यवस्था में मतलब आप कहीं ना कहीं आप कमा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं। ठीक है, आपके यहाँ खेती हो रही है, आप पशुपालन है, आपके पास क्या उस खेती को आप सारा तो नहीं खा जाओगे। ठीक है, खाली आपका उस खेती से काम नहीं चलेगा, नाज ना से आपको बेचने के लिए मार्केट भी चाहिएगी, उसके खरीद बनाने के लिए रोटियां भी चाहिए, मशीन वगैरह जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें चाहिएंगी। तो कह रहे कि अगर आपकी अर्थव्यवस्था को एक सिस्टम से चलाना है, आर्थिक गतिविधियों से चलाना है, तो जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा। आपको क्या है, आपको एक मार्केट लगानी है, वहाँ खरीदने वाले भी होंगे, वहाँ बनाने वाले भी होंगे, वहाँ खाने वाले भी होंगे। तो उसको एक जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है अगर आपकी अर्थव्यवस्था की और आर्थिक गतिविधियां विकसित होती है। तो एक जगह पे जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं, और ऐसी परिस्थिति में लोग कस्बों में इकट्ठा रहने और उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होते हैं। तो समझ आ गया आपको जो चीज़ें मैंने समझाई है कि क्यों लोग इकट्ठा रहते हैं। आप देखते हो तो लाइव सब चीज़ें कि जहाँ पर आपको दिखता है वहाँ अच्छे स्कूल है, अकेडमीज़ है, या अच्छी फैसिलिटी है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो उन शहरों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है। तो वही चीज़ें, तो ऐसे ही वो शहर बने थे धीरे धीरे, और एक दूसरे से लेन देन व्यापार वगैरह होते था। कोई भी निर्भर नहीं होता था, कोई भी गांव जो नगर थे वो गांव वालों की चीज़ों पे, और गांव वाले नगरों की चीज़ों पे। ठीक है, तो ये नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते थे, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों की उत्पन्न वस्तुओं पर दी जाने वाली सेवाओं पर आश्रित रहना पड़ता था। ठीक है, तो वही चीज़ें बता रखा। अगर कोई मुद्रा बनाना चाहता है तो वो खाली मुद्रा के लिए उसको पत्थर की ज़रूरत भी होगी, जो औजार हैं उनकी ज़रूरत भी होगी, और मुद्रा वो बनाने वाला भी चाहिएगा। तो एक इंसान ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, तो आपस में क्या करते थे, लेन देन चलता रहता था। तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे यही चीज़ें इसमें कि सब में अलग अलग काम बट गया, श्रम विभाजन हो गया। और ये एक तस्वीर बना रखी है। तस्वीर में एक स्त्री के सिर और सफ़ेद संगमरमर की तस्वीर है, जिसकी आंखें और भौहें नीले लाजवंत मणि से दिखाई गई। इसमें ऐसा बताया गया कि जो मणि वगैरह काफ़ी दूर से आई हैं और काफ़ी कॉस्टली है, तो इस मूर्ति को बनाने में लेकिन विशेषज्ञों का योगदान रहा है। बस ये चीज़ें इसमें दिखाई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलिए। शहरों के माल की आवाजाही। अब ये कहते थे शहर का जो माल था ना, कैसे भेजा जाता था, कैसे आता था, अब ये बताइएगा हमें।
तो जो माल तो बन के तैयार हो गया भाई, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध थे, मतलब वहाँ खेती तो होती थी, गेहूँ अनाज वगैरह ये तो बहुत कुछ था, बट वहाँ पे खनिज नहीं था, खनिज की भारी कमी थी। जैसे आपके औजार मोहरे बनाने के लिए आभूषण, सोना चांदी कांसा ये था ना, इनकी कमी थी, और उनके पास खाद वगैरह कम था। तो ये जो दूसरे बाहरी इलाके थे ना, वहाँ से लेके आके थे, आपके तुर्की और ईरान खाड़ी पार देशों से इन चीज़ों को मंगाया करते थे, ठीक है। तो ये मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ने की बजाय सिर्फ आपको ये समझा दूंगी कि इस पैराग्राफ में लिखा हुआ क्या है। कि ये कह रहा कि उनके पास बहुत सारी गेहूं दाल चावल मसूर ये खजूर तो थे, बट उनके पास खनिज नहीं था। जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, ये हो गया आपका रागा होगा, तांबा हो गया, ये लकड़ी ये नहीं थी। ये चीज़ें की जो हेल्प लेनी पड़ती थी बाहर से मंगवानी पड़ती थी। कुल मिला के व्यापार होता था, वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी जाती थी, ठीक है। तो वो चीज़ें चल रही है। तो ये इनकी लाइफ चलती रहती थी, नाव से जाते थे, नदियों की धाराओं से जाते थे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद है लेखन कला का विकास। अब यहाँ पे लेखन कला आ जाती है। अभी तो जो मेन टॉपिक यही तो है ना, शहरी जीवन और लेखन कला। तो शहरी जीवन तो हमने पढ़ लिया कैसे कैसे बना, अब ये लेखन कला का विकास पढ़िए। लेखन कला में क्या है कि यहाँ पे ना इस सभी समाज की अपनी एक भाषा होती है, उच्चारित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती है। मौखिक शाब्दिक भावाव्यक्ति कहते हैं जिसे, ठीक है। जो मौखिक बोलने वाला, शाब्दिक भावाव्यक्ति अपने शब्दों से जो भाव व्यक्त करना होता है, वो चीज़ें हैं। लिखना मौखिक भावाव्यक्ति में उतना अलग नहीं है। अब मैं ही समझा देती हूँ आपको। ये कह रहा है कि सबकी अपनी एक लैंग्वेज थी, चाहे आपको हड़प्पा सभ्यता मिली है, चाहे आपको मेसोपोटामिया मिली है, उनका अपना बातों को कहने का, अपने भाव को दिखाने का अपना एक तरीका था, ठीक है। तो यहाँ की जो लैंग्वेज है, लेखन कला स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ठीक है। और कैसी थी, यहाँ पे कैसा लिखा हुआ था, पतली पतली पट्टियाँ मिली होती थी, टैबलेट जिसको बोला गया है। ये क्या होती थी, जो मिट्टी की पतलियाँ बनाई जाती थी, और जब वो गीली होती थी उस पर गाड़ गाड़ के लिखा जाता था, और उस पर लिखने के बाद उसको सुखा दिया जाता था। आप देखो सिंपल सी बात है, कोई मिट्टी की परत है और उस पर बहुत ही इतना चिकना कर दिया जाता था, इतना उसको इतना मतलब गुथ गुथ के आटे की तरह इतना चिकना करके और इतना फ्लैट बना दिया, जब उस पर लिखते थे ना इतना प्योर लिखा जाता था, ठीक है। तो वो पटिया थी जो यहाँ स्टार्ट हुई है और उस पर लिखना स्टार्ट किया, और वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं, जिनमें चिन्ह क्या मिले हैं, मछलियाँ मिली हैं, रोटियाँ छपी हुई, मतलब कुल मिला के सिम्बल्स बनाए, कहीं रोटियाँ छाप दी, कहीं मछलियाँ है, कहीं बैल है। 5000 सूचियाँ मिली हैं जो वहाँ के दक्षिण शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी। ये क्या कह रहा है कि जो ये चीज़ें मिली है ना, हमें 5000 सूचियाँ मिली है, और कहाँ से मिली है, दक्षिण में, हम बताया था मैंने आपको, दक्षिण वाला एरिया, ठीक है। तो वहाँ पे जो शहर था ना, वहाँ पे एक मंदिर होगा, उरुक जगह है, शहर का नाम है उरुक, और उरुक में था मंदिर। मंदिर में क्या चीज़ आई जा रही है, हमें क्या लेके आना है, मंदिर में कौन सी मूर्ति रखनी है, कितनी सीढ़ियाँ बनवानी है, कितने कमरे बनवाने हैं, वहाँ मजदूर कितना काम करे, तो क्या चीज़ें वहाँ आर्यर का वहाँ से जा रही है, हिसाब किताब मिला है एक पट्टियों के द्वारा, ठीक है, लेन देन के द्वारा, लेन देन क्या हुआ है। तो कुल मिला के वहाँ का जो लेन देन है ज़्यादातर किसके बारे में लिखा गया, मंदिरों के बारे में। कितनी हजार पट्टियाँ मिली है, 5000 सूचियाँ, कौन से शहर से, उरुक शहर के मंदिरों की, ठीक है। तो और कब टाइमिंग है, 3200 ईसा पूर्व। तो ये चीज़ें क्या मिले, चिन्ह मिले हैं, बैल के, मछलियों के, ये वाले चिन्ह मिले हैं। अब आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे, लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करते थे और गूंथ कर थाप कर, जो मैंने आपको समझा दिया वही चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद उस पर किस चीज़ से लिखा जाता था, सरकंडे की तीली की तीखी सी नोक बनाकर। हाँ, जैसे हम बचपन में वो नहीं यूज़ करते थे, तख्ती जिसको बोलते थे, स्लेट वगैरह, तख्ती वगैरह, और उस पर ना वो सरकंडे की वो एक तरह से नोकदार वो चीज़ बनाते थे हम, जो स्याही में डबो डबो के लिखते थे, ठीक है। वो चीज़ें इस तरह की सरकंडे की वो चीज़ बनाते थे नुकीली टाइप की, और उससे लिखते थे उस पर, ठीक है, गाड़ गाड़ के, और फिर उसको धूप में सुखा देते। वही चीज़ें सारी इसमें लिखी हुई है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। फिर वो चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक इनकी रही है, और वही आज इनके अवशेष में मिली है हमें, ठीक है। और लेखन प्रणाली क्या थी, इंपॉर्टेंट याद रखना, लेखन प्रणाली पूछेंगे कि उनकी लेखन प्रणाली कैसी थी। कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया गया, मतलब ऐसे कील की तरह गाड़ गाड़ के, ठीक है। तो कीलाक्षर, और उसके बाद जो इनके सिंबल्स मिले ना, वो ये नहीं है कि एक सिंगल अक्षर लिखा हुआ जैसे एम है या ए है, ऐसे नहीं लिखा हुआ। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें पूरे वर्ड बने हुए हैं, पुट हुआ, अले, इन, इस तरह के दो दो जोड़ के। तो ये क्या कह रहा है
कि इसमें लेख अक्सर है ना जो वो पूरे अच्छे से मिले हैं और गीली पिट्टी पर लिखा गया किलाक्षर चिन्ह मिले हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, यही चीज़ें। अब साक्षरता के बारे में क्या कह रहा है ये, एजुकेशन के बारे में क्या कह रहा है, ओ सॉरी साक्षरता के बारे में क्या पढ़ा रहा है कि साक्षरता मतलब एजुकेशन कैसी थी। तो यह कह रहे हैं कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे और कुछ ही लिमिटेड लोग थे। और जैसे कि कुछ बातें बताई रही है कि एक अधिकारी है वो अपने उससे बोल रहा है, अपने राजा से क्या बोल रहा है कि वो काम को कंप्लीट करके आता है और कंप्लीट करने के बाद वो पढ़ के क्या बताता है, मेरे अमुक मालिक उनका अमुक से एक निवेदन है, मुझे सौंपे गए सारे काम पूरे कर दिए। मतलब ये दिखा रहा है कि अपने बड़ों का सम्मान किया जा रहा है और उसी के आधार पर बातों को बता रहा है बस। ठीक है, बस कुछ लिमिटेड लोग होते थे जो काम वाम करते थे, वो पढ़े लिखे होते थे, ज़्यादा पढ़ाई के बारे में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली है यहाँ। उसके बाद लेखन का प्रयोग, अब लिखते कैसे थे, लेखन का प्रयोग। तो देखिए, शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि एक शहर है, अब ये जो पीछे पढ़ा हमने वो कौन सा है, उरुक। कौन सा शहर है, उरुक। उरुक शहर में एक राजा था और उस राजा की कहानी बताई गई है कि क्या लेखन का प्रयोग क्या किया गया है कि यहाँ पे एक एन मरकर है, मैं आपको समझा देती हूँ। एक राजा है, वो अपने एक दूत को भेजता है कि आप जाओ दूत अरट्टा नाम के सुदूर देश के शासक के पास जाओ। ठीक है, राजा एन मरकर अपने दूत को भेजता है कि जाओ दूत अरट्टा प्रदेश में जाओ, एक प्रदेश है अरट्टा, और वहाँ से जो चीज़ें वो मंगाता है, ठीक है, वो चीज़ें लेके आओ, रतन, महंगी महंगी चीज़ें हैं, रतन वगैरह को मंगाता है। ठीक है, धातु वगैरह जाओ लेके आओ। वो बेचारा बार बार जाता है, चलता रहता, रास्ते को ढूंढता रहता है। वो कहते हैं कि चांद की रोशनी से, तारों की रोशनी से, सूरज के प्रकाश से वो अपने रास्तों को ढूंढता हुआ, पत्थरों को लांघता हुआ, पहाड़ों से गुजरता हुआ जाता है। बार बार वापस आता है, उसको वो चीज़ें नहीं मिलती, वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है, फिर वो अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और वो एक पट्टिका के माध्यम से चीज़ों को लिखता है और उसमें बताता है कि मतलब मुझे वो चीज़ वहाँ नहीं मिली, मेरे को नहीं मिली। तो वो इस चीज़ में लेखन की कला ये दिखाई गई है कि वो अपनी बातों को लिख के प्रेजेंट करते थे। तो वो चीज़ एक तरह से दिखाई गई है कि जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की और उच्चारित शब्द कील यानी किलाकार शब्द थे, मतलब गड़े हुए, उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई, उसकी पट्टिका पर नजर डाली। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इसके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह काव्य हम यह बात भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की संस्कृति की उत्कृष्टता की झलक भी मिलती है। ये क्या कह रहा है इसमें लेखन के प्रयोग में, इसमें दो बातें बता रहा है वो। एक तो भाई व्यापार था उस टाइम और व्यापार शब्द का उन्हें पता नहीं था व्यापार क्या होता है, बट जब उसने दूत को भेजा चीज़ लेने के लिए, ठीक है, बदले में कुछ देने के लिए भी कहा, तो वो क्या हो गया, वो व्यापार हो गया। ठीक है, उसके बाद वो चीज़ ना मिली, उसने अपनी बातों को बताया, उसकी आज्ञा का पालन किया, बार बार जाता रहा, तो वो उसकी संस्कृति और आज्ञा का पालन दिखाया गया। ठीक है, तो ये उसका लेखन का प्रयोग बताया गया। उसके बाद बस यही चीज़ें आपको कंफ्यूज करता रहता, बात बता रहा, हेडिंग कुछ डाल रहा, बात कुछ बता रहा। दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। अब ये बता रहा कि जो शहर ना वो कैसे बने थे, तो वो स्पेशली वहाँ मंदिर थे और राजाओं का रोल था। ठीक है, तो आपने पता ही है कि मंदिरों पे पहले बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, चाहे आपने अपने भारत में पढ़ा हो चाहे मेसोपोटामिया की बात है। मंदिर के तो आसपास इतना खर्चा होता था, लोगों को काफ़ी सारे रोजगार मिलते थे मंदिर के बहाने। तो ये कह रहा है कि 5000 में दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था और इन बस्तियों में से कुछ प्राचीन शहरों ने भी रूप ले लिया था। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में बस्तियों का विकास होने लगा था और धीरे धीरे इन बस्तियों ने प्राचीन शहरों का भी रूप ले लिया था और बहुत तरह के शहर बस गए थे। ठीक है, तो जो पहले टाइप के शहर थे ना, ठीक है, जो पहले वाले शहर थे ये वो वाले थे जो मंदिरों के चारों ओर बस गए, और जो दूसरे वाले शहर थे वो थे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में बस गए। बच्चे से शहर शाही शहर थे। अब मैं आपको बताती हूँ
ये कह रहा है कि मंदिर जैसे बस जाते थे, मंदिर के आसपास कारीगर रहने लग जाते, अपने फैमिली को लेने के लिए रहने लग जाते, उसके आसपास मार्केट लगा दी जाती, तो क्या बन गया, एक तरह से वो शहर बन गया मंदिर के चारों ओर। भाई वहाँ लोग रह रहे हैं, फैमिली के साथ आके बस गए हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, वहाँ पे चढ़ावा पूजन होता है तो मार्केट लग गई, भाई हाँ अब दूध घी इन सब चीज़ों की मार्केट लग गई, लोग रह रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक तरह से शहर बन गया। अब दूसरे शहर कौन से होते, तो जो व्यापार के लिए बने थे, ठीक है, चीज़ों को वहाँ बेचना, चीज़ों को वहाँ खरीदना, वो तैयार करना, तो वो चीज़ें थी। बाकी बचे शाही शहर थे राजाओं वाले, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना, वही कह रहे हैं कि जो गांव के लोग थे वो एक बहाना बनाते थे शहर का, उसको क्या करते थे, जो जमीन पड़ी होती थी वहाँ मंदिर स्टार्ट कर देते और एक तरह से वो शहर बन के तैयार हो जाता था, ठीक है। सबसे पहले जो अवशेष मिले हैं मंदिर के, एक छोटा सा देवालय मिला है, छोटा सा देवालय जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। कह रहे हैं कि जो सबसे पहला मेसोपोटामिया में मंदिर मिला वो छोटा सा देवालय था, देव का आलय, देव का घर, और वो कच्ची ईंटों का बना होता। बाद में धीरे धीरे तो बहुत बड़े बड़े मंदिर मिलने लगे, पक्की ईंटों के मिलने लगे, पर पहला कच्ची ईंटों का था। और वहाँ पे किसकी, भगवान की, देवी देवताओं के निवास स्थान माना जाता था। और जो उर है ना, उर, उसको चंद्र का देवता माना जाता था। चंद्र देवता का नाम क्या बताइए, उर था। जो प्रेम और युद्ध की देवी थी उसको क्या बताते थे, इन्नाना बताते। तो दोनों यहाँ याद रखना, इन्नाना और उर, ठीक है। आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। मैं आपको समझा देती हूँ, ये क्या कह रहा है कि जैसे मंदिर होते हैं, आपको भी होता है, बीच में मंदिर एक काफ़ी सारा बड़ा एरिया होता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, बीच के आंगन में मंदिर बना दे, हम देखा मंदिर में जाते बीचों बीच मंदिर बना देते हैं और वहाँ किसी की मूर्ति स्थापित कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे चारों तरफ रूम वगैरह, कमरे वगैरह बना देते हैं, ठीक है। रहने की जगह होती है, बीच में मंदिर होता है, यहाँ दरवाजा होता है। तो ये कह रहा है ऐसे कि बीच में आंगन में मंदिर बना दिया, मतलब एक देवी देवता का निवास स्थान बना दिया जाता था, और जो आसपास है वहाँ पे कमरे बना दिए जाते थे, ठीक है। तो वो चीज़ें बता रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि इनकी जो दीवारें, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। यहाँ मंदिरों की विशेषता थी, साधारण घरों की दीवार इस तरह नहीं होती थी। कह रहे कि जो मंदिरों की दीवार थी ना, कुछ भीतर की तरफ और बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती थी, झुकी हुई होती थी। ऐसी जो दीवार है वो घरों की नहीं होती है। देवता पूजा का पूजा, ये कह रहे कि जो बीच का सेंटर था वो देवता की पूजा के लिए होता था, उस पर अन्न धन मछली सब कुछ चढ़ाया जाता था। नॉन वेज वेज भगवान के दरबार में सब चलता था, शराब कबाब सब कुछ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ भगवान का दरबार है शराब नहीं, शराब पी सकते हैं, शराब चढ़ा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यही चीज़ें हैं। और आगे इसमें यही, अब यहाँ चलते हैं। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों में घिर गई थी। ये कह रहे हैं कि जमीन के बारे में डिस्कस कर रहा है। ठीक है, अब शहर की, हमने मंदिरों की बात कर ली, शहर कैसे बन गया, मंदिरों से ऐसे बन गया। अब ये कह रहा है जमीन की बात। भाई जमीन के साथ क्या होता था, कई बार तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती थी और कई बार सूखा पड़ जाता नदियों की वजह से, क्योंकि फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था और कई बार सूखा आ जाता था। कई बार नदियाँ अपनी धाराएं बदल लेती थी, इधर चली गई तो सूखा आ गया, इधर चली गई तो जिस एरिया में गई तो वहाँ पे पानी आ गया। तो वो डिपेंड करता था नदियों की धाराओं पर, ठीक है। तो कृषि के बारे में थोड़े बहुत होते थे। गांव में वही पानी, गांव में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, किस चीज़ को लेके, अगर जिस वो नदियों का पानी है अगर उनके पास ज़्यादा चला गया, उनके सींच दिया, दूसरे एरिया वाले कहते थे कि आपने अपना पानी, आप पानी सब अपनी तरफ कर लिया। उनके बीच लड़ाई झगड़ा होता था, लड़ाई लंबे लंबे एरिया तक चलती रहती थी। जो मुखिया था वो लड़ाई में जीत जाता था, वो क्या करता था, वो उनका धन दौलत क्या करता था, सब खसोट लेके आता था अपने राज्य में। और कुछ वो थे जो नौकर, मतलब लोगों को भी बंदी बना लिया था, तो उनको नौकर और चौकीदार बना दिया जाता था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी इसके अंदर, ठीक है। यही इसके पैराग्राफ में है कि जो पहले तो सिंपल एक मुखिया होता था, मुखिया, फिर धीरे धीरे मुखिया बड़े पद पर जाने लगा। पहले मुखिया फिक्स नहीं था, जैसे हमारे यहाँ पे हमने ऋग्वैदिक उत्तरवैदिक काल में पढ़ते हैं, कबीलाई जीवन में पहले स्थायी जीवन नहीं है, तो ऐसे इनका भी मुखिया पहले ऐसे ही होता था, अब आज है तो कल नहीं है, बट बाद में धीरे धीरे परमानेंट होने लगे, उससे थोड़े राजा बनने लगे और वो अपनी प्रजा की देखभाल करने लगे, उनका ध्यान रखने लगे, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें क्या है कि यहाँ पे ये बता रहा है कि हम पारस्परिक हितों के सुदृढ़ करने वाले विकास इस दौरे की कल्पना कर सकते हैं कि मुखिया लोग ग्रामीण पे आसपास बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यही चीज़ें कह रहा है कि अब धीरे धीरे मुखिया बड़े होने लगे, वो सेना को इकट्ठा करने लगे, एक दूसरे को सुरक्षित रखने लगे, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद उरुक है, जो उरुक,
ये शहरों की बात है, ये इसके उरुक है, उर है, ये शहरों के नाम है, सिटीज़ हैं इनके। तो यहाँ कह रहा है कि उरुक जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक माना जाता था, वहाँ हमें वीर और शत्रुओं के चित्र मिले हैं। वहाँ पे हमें क्या मिले कि वीर योद्धा लड़ रहे हैं और शत्रुओं के भी चित्र मिले जो हारे हुए हैं, ठीक है। अगर उनको हम सावधानी पूर्वक उनका सर्वेक्षण करते हैं तो 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक 250 हेक्टेयर भूमि का विस्तार हुआ। मतलब ये कह रहा है कि जो उरुक नगर था ना वो 3000 ईसा पूर्व के आसपास पाया गया, उसका 250 हेक्टेयर में विस्तार हो रखा था, ठीक है। इतना बड़ा एरिया था, और जो वो एरिया जब विस्तार हो रखा था ना, तो आसपास के गाँव को उजाड़ कर उसको बनाया गया था। आसपास के जो गांव थे ना, उनको उजाड़ कर शहर बनाया गया। किसको? उरुक को। कितने हेक्टेयर में मिला? 250 हेक्टेयर में मिला। कब मिला? 3000 ईसा पूर्व में मिला, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो ये शहर था ना उरुक, बहुत बड़ा शहर था। हमारे मोहनजोदड़ो जो शहर है, हमारा मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा था ना, उससे भी ये बहुत बड़ा माना गया, ठीक है। उससे भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा माना गया। तो एक मिनट। तो ये जो शहर है ना उरुक, वो काफ़ी बड़ा था, शक्तिशाली था। उसके चारों तरफ दीवारें घिरी हुई थी और इसको बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया था। तो ये रहा। अब बाद में क्या है, इसके चारों तरफ प्राचीर बनाएगी। उरुक नगर 4200 ईसा पूर्व के 400 ईसा पूर्व के बराबर अस्तित्व में आया, और दोनों 2800, मतलब पहले कितना हेक्टेयर था? 250, बाद में बढ़ के 400 हेक्टेयर हो गया। मतलब बढ़ता ही गया इसका। उरुक इतना बड़ा नगर बन गया, क्योंकि हम स्पेशल पढ़ क्या रहे हैं? शहर लाइफ, शहरी लाइफ, नगरों का विकास, शहरी जीवन। तो कह रहे हैं कि बहुत बड़े हेक्टेयर में फैला दिया गया, ये दिखाने के लिए कितनी बड़ी सिटीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी। तो पूछा जाए आपको सबसे बड़ा शहर कौन सा बताया गया? उरुक। पहले कितने हेक्टेयर में फैला गया था? 250 में। बाद में कितने हेक्टेयर में फैला गया? 400 हेक्टेयर में, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया, मंदिर और प्रत्यक्ष रूप से काम करने लगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने लगी। मंदिरों का काम होता था, यहाँ पे क्या थे, बड़े बड़े मंदिर बनाने लगे, और यहाँ पे मजदूर रहने लगे। मजदूरों को काम करना होता था फिक्स, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल 10 घंटे काम किया। इतना ज़्यादा मंदिरों पर टाइम देते थे, ठीक है। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदना, धातु, खनिज, मिट्टी, ये सब चीज़ें काम करते थे। मतलब उनको काम कंपलसरी था, करना ही होता था, ठीक है। कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती थी, आपको भाई अपना योगदान देना है राजा के काम में। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर थी। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी, शंकु बनाने के लिए, पकाने के लिए काम में लगाया जाता था। रंगों को तैयार करने में काम पे लगाया जाता था। तो वो सारी लाइफ बताई गई है यहाँ पे। और ये फोटोज़ दिखाई गई है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि इसमें ये मतलब शत्रु है, इनको कैद किया हुआ है। ये मेन राजा है, इसने इन सबको बंदी बना लिया है, और ये इसके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भाई मेरे दोस्तों को मैं छोड़ दीजिए प्लीज़, आगे ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, देन दैट, ठीक है। वो चीज़ें पिक्चर्स में दिखाई गई है। और ये एक मोहर है, बस एक मोहर दिखाई गई है। मोहर पे ये इस तरह से लिखा हुआ है, गड़ा हुआ है, मालिक का नाम लिखा होता था। मिट्टी वही चिकनी मिट्टी से बनाया जाता था। वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बनाई उस पर लिखावट की जाती थी, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आधा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, और मैं आपको इसकी PDF भी सेंड कर दूंगी, दोनों टॉपिक की। आप अपनी मर्जी से अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, उसमें इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे कि एक जो वीडियो है करीबन 1.5-1.25 घंटे की हो जाएगी, जो बहुत बोरिंग लगने लगेगी। जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी, और बहुत इजीली आप 2 बार समझिए, बिल्कुल मज़ा आ जाता है पढ़ने में। ओके, बाय बाय।